डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि PCS चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, दृष्टि IAS के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसमें स्कूल पाठ्यक्रम के तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को भी कवर किया गया है। 2. कम से कम कक्षा 5 तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने की बात कही गई है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. लोकपाल और लोकायुक्त वैधानिक निकाय हैं। 2. विभिन्न राज्यों में लोकायुक्त की शक्तियों में अंतर देखा जाता है। 3. लोकपाल का चेयरमैन केवल भारत का मुख्य न्यायाधीश या पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही हो सकता है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। 2. जल शक्ति मंत्रालय ने 2020 में इस योजना के तहत परियोजनाओं के घटकों की जियो टैगिंग के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, हाल ही में खबरों में रही नई रोशनी योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही जवाब था अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त बनाने से। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सरकारी प्रतिभूतियां केवल केंद्र सरकार द्वारा जारी की जा सकती हैं। 2. केंद्र सरकार ट्रेजरी बिल और बॉन्ड दोनों जारी कर सकती है, जबकि राज्य सरकारें केवल बॉन्ड जारी कर सकती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, भारत में इंटरनेट और ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म पर कंटेंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपनी स्थापना के समय से ही इंटरनेट और OTT प्लेटफॉर्म पर कंटेंट को विनियमित कर रही है। 2. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, फिल्म या OTT प्लेटफॉर्म में अनुमति प्राप्त या निषिद्ध सामग्री पर कोई विशिष्ट कानून नहीं है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, PM केयर्स फंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत किया गया है। 2. इसमें दिए गए दान को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR व्यय के रूप में माना जाता है। 3. PM केयर्स फंड को FCRA के तहत छूट नहीं दी गई है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, कोविन ऐप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कोविन पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। 2. आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने का विरोध किया गया है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, मालविनास द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस देश का द्वीप समूह है? इसका सही जवाब था यूनाइटेड किंगडम। अंतिम प्रश्न था, बजट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. बजट शब्द का प्रयोग पहली बार वालपोल द्वारा 1733 के वित्तीय विवरण में किया गया था। 2. संविधान के अनुच्छेद 115 के तहत सरकार संसद की मंजूरी के बाद ही भारत की संचित निधि से पैसा निकाल सकती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही नहीं है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. रोहिणी आयोग का संबंध अन्य पिछड़ा वर्ग के उपवर्गीकरण से है। 2. अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग की गठन की बात करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2,
एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। सुप्रीम कोर्ट जल्द ही महाराष्ट्र में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में फैसला करेगी। रोहिणी आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत 2017 में किया गया था। इसका मुख्य कार्य अन्य पिछड़ा वर्ग के उपवर्गीकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना था, इसलिए कथन एक सही है। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग के गठन की बात करता है, अतः कथन दो भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में हीट वेव्स का प्रभाव आमतौर पर मार्च से जून के बीच होता है। 2. यदि वास्तविक अधिकतम तापमान सामान्य अधिकतम तापमान चाहे कुछ भी हो 45 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक बना रहता है तो हीट वेव्स का प्रभाव घोषित किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। हमने भूमि पर अक्सर हीट वेव्स का असर देखा है, लेकिन हाल के एक अध्ययन में भारत के आसपास के समुद्र में मैरीन हीट वेव्स बनने की बात कही जा रही है। हीट वेव्स में असामान्य रूप से तापमान उच्च होता है, जो भारत के उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी मध्य भागों में गर्मी के मौसम के दौरान होने वाले सामान्य अधिकतम तापमान से अधिक होता है। भारत में हीट वेव्स का प्रभाव आमतौर पर मार्च से जून के बीच होता है। कभी कभी तो जुलाई तक भी हीट वेव्स का असर देखा जाता है। जब किसी स्थान पर वास्तविक अधिकतम तापमान 45 डिग्री या उससे अधिक बना रहता है, तब उस स्थिति में हीट वेव्स का प्रभाव घोषित किया जाता है। हालांकि इस दौरान इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां का सामान्य अधिकतम तापमान कितना रहता है, अतः कथन दो सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिमस्खलन के मुख्य कारण है? 1. भारी हिमपात, 2. तुंगता यानी एल्टीट्यूड, 3. भूकंप। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल तीन, या फिर एक, दो और तीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एक, दो और तीन। सेना ने अपने एक बयान में कहा कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में हिमस्खलन की चपेट में आए भारतीय सेना के 7 जवानों के शव बरामद कर लिए गए हैं। आसान भाषा में पहाड़ी से बहुत अधिक मात्रा में तेजी से बर्फ एवं बर्फ की चट्टानों का गिरना हिमस्खलन कहलाता है। भारी हिमपात, मानव गतिविधि जैसे वनों की कटाई, शीतकालीन खेल आदि, भूकंप, तुंगता आदि हिमस्खलन के मुख्य कारण है, इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, एक, दो और तीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ऑरोरा को ध्रुवीय प्रकाश के रूप में भी जाना जाता है। 2. जब सूर्य की सतह से निकलने वाले आवेशित कण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तब ऑरोरा बनता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में एक अध्ययन में कहा गया कि शनि ग्रह के आकाश यानी सैटर्न स्काई में ऑरोरा संभवतः उच्च तुंगता वाली हवाओं के कारण बना हुआ है। ऑरोरा मुख्य रूप से उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, आर्कटिक और अंटार्कटिक पर आकाश में दिखाई देने वाली रोशनी होती है। इसे ध्रुवीय प्रकाश भी कहा जाता है, इसलिए कथन एक सही है। ये आमतौर पर उत्तरी और दक्षिणी उच्च अक्षांशों पर दिखाई देती है। इसके अलावा इसे मध्य अक्षांशों पर कम देखा जाता है। भूमध्य रेखा के नजदीक शायद ही कभी इसे देखा जाता हो। ये आमतौर पर दूधिया हरे रंग का होता है, हालांकि यह लाल, नीले, बैंगनी, गुलाबी और सफेद भी दिख सकता है। जब सूर्य की सतह से निकलने वाले आवेशित कण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तब ऑरोरा बनता है, इसलिए कथन दो सही है। सूर्य की सतह से निकलने वाले आवेशित कणों को सोलर विंड कहा जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश ओपेक के सदस्य हैं? 1 कोंगो, 2 अंगोला, 3 अल्जीरिया, 4 इंडोनेशिया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 4, केवल 1, 2 और 3 या फिर 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। वर्ल्ड ऑयल आउटलुक 2021 के अनुसार 2045 तक भारत में तेल की मांग लगभग 11 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंचने की उम्मीद है। 2021 में यह मांग लगभग 4.9 मिलियन बैरल प्रतिदिन थी। वर्ल्ड ऑयल आउटलुक ओपेक द्वारा प्रकाशित की जाती है। ओपेक की स्थापना बगदाद, इराक में की गई थी। इसकी स्थापना के लिए समझौते पर 1960 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें 5 देश शामिल थे: इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। कतर, इंडोनेशिया, लीबिया, यूएई, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वाडोर, गैबान, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी और कोंगो बाद में इस संगठन के सदस्य बने। इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन AAHT निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मानव तस्करी, यौन उत्पीड़न, बाल श्रम या फिर सार्वभौमिक शिक्षा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मानव तस्करी। रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF ने मानव तस्करी को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन AAHT शुरू किया है। इसलिए विकल्प ए सही है। इस अभियान के तहत लंबी दूरी की सभी ट्रेन या मार्गों पर विशेष टीमों को तैनात किया जाएगा। ये टीम पीड़ितों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को तस्करों के चंगुल से छुड़ाने का काम करेंगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, मानव तस्करी। अगला प्रश्न है, व्हाइट चीक्ड मैकॉक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसको पहली बार 2015 में भूटान में खोजा गया था। 2, इसे हाल ही में भारत में पहली बार अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने देश में एक नई स्तनपायी प्रजाति व्हाइट चीक्ड मैकॉक की खोज की है। इससे पहले यह माना जाता था कि भारत में यह नहीं पाया जाता है। यह पहली बार चीन में 2015 में खोजा गया था। इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इसे हाल ही में भारत में पहली बार अरुणाचल प्रदेश के अंजौ जिले में देखा गया है। अतः कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 498A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? SC/ST के प्रति क्रूरता, अल्पसंख्यकों के प्रति क्रूरता, महिलाओं के प्रति क्रूरता या फिर दिव्यांगों के प्रति क्रूरता। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महिलाओं के प्रति क्रूरता। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवाह में टकराव और वैमनस्य बढ़ने से IPC की धारा 498A जैसे प्रावधानों को लागू करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। IPC की धारा 498A के तहत किसी महिला के पति या पति का रिश्तेदार उसके साथ क्रूरता करता है तो उसे सजा दी जा सकती है एवं उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस सेक्शन के लिए क्रूरता के अर्थ को परिभाषित किया गया है: जानबूझकर ऐसा करना जिससे महिला द्वारा आत्महत्या करने या खुद को गंभीर चोट पहुंचाने या अपने जीवन के लिए खतरा पैदा करने की संभावना हो आदि गतिविधियों को क्रूरता के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, महिलाओं के प्रति क्रूरता। अगला प्रश्न है, नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह बाल्टिक सागर से गुजरती है। 2, इसके जरिए कच्चे तेल को रूस से जर्मनी भेजा जाएगा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2, यानी केवल पहला कथन सही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि यदि रूस यूक्रेन पर आक्रमण करता है तो वे नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को ब्लॉक कर देंगे। यह लगभग 1230 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है जो रूस के उस्तलुगा शहर से जर्मनी के ग्रीफ्सवॉल्ड तक जाती है। यह बाल्टिक सागर से होकर जाती है। अतः कथन 1 सही है। इसके द्वारा प्राकृतिक गैस ना कि कच्चे तेल को रूस से जर्मनी भेजा जाएगा।
अतः कथन 2 सही नहीं है। इस पाइपलाइन को 2015 में बनाने का निर्णय लिया गया था। नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन में बाल्टिक सागर के माध्यम से रूस से यूरोप तक 55 बिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस के परिवहन की क्षमता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, वेब 3 प्लेटफॉर्म पॉलीगन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक लेयर 2 नेटवर्क है। 2. यह एथेरियम ब्लॉकचेन पर बनाया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। भारतीय ब्लॉकचेन उद्यम मार्क्यू इन्वेस्टमेंट फर्म्स ने पॉलीगन में $450 मिलियन का निवेश किया है। पॉलीगन की स्थापना जयंती कनानी, संदीप नेलवाल, अनुराग अर्जुन और मिहेलो बजेलिक ने की थी। वेब 3 प्लेटफॉर्म पॉलीगन एक लेयर 2 नेटवर्क है, इसलिए कथन 1 सही है। यह एथेरियम ब्लॉकचेन पर बनाया गया है ताकि मुख्य ब्लॉकचेन पर ट्रैफिक लोड को कम किया जा सके। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. क्वाड 4 देशों का एक औपचारिक रणनीतिक मंच है। 2. क्वाड का प्राथमिक फोकस इंडो पैसिफिक क्षेत्र है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अपने क्वाड समकक्षों के साथ यूक्रेन संकट पर चर्चा करेंगे। क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। क्वाड का प्राथमिक फोकस इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, इसलिए कथन 2 सही है। पहली बार 2007 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इसका विचार रखा था। इसे समुद्री लोकतंत्रों का गठबंधन यानी अलायंस ऑफ मैरीटाइम डेमोक्रेसीज भी कहा जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। 2. धर्मांतरण को प्रतिबंधित या विनियमित करने वाला कोई सेंट्रल कानून नहीं है। 3. अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार अनुच्छेद 21 में निहित है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, या फिर 1, 2 और 3? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।